हेलो क्रिश। हाय प्रशोल। हाँ, हेलो। स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है ना? जी। ओके। सो आज हम क्या करें, वही प्रोजेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। है ना, जो एनिमेशन वाला है। ओके। सो सबसे पहले ना मैं इंपोर्ट कर लूँगा। इंपोर्ट करने से पहले भी यहाँ पर आपने ये कोलेक्शन। जो आपने जो FPX फाइल्स लास्ट क्या बोलते हैं, लास्ट लेसन में जो आपने इंपोर्ट किया था एंड में, हाँ। वो आप भेज सकते हैं मेरे को? हाँ, मैं भेज देता हूँ। कभी भी है, बाद में आपकी मर्जी है। ओके। तो अगर आप अभी भेज सकते हैं तो मैं पैरेलल में ट्राई भी करूँगा। हाँ, अभी भेज देता हूँ मैं। तो क्लॉक मैंने ट्राई किया, आई थिंक मोर लेस इजी था, बस वो थोड़ा सा लूप कट में थोड़ा सा गलती होते हैं इधर उधर। हाँ। हाँ, वैसे तो मॉडल सिंपल ही था। हाँ, अब थोड़ा इशू सा राउंडिंग लूप कट में थोड़ा सा इश्यूज होते हैं, बट कहाँ उसके पर? अलावा तो लूप कट में जब आप स्मूथनिंग कर रहे थे हाँ। और सर्कल्स के अपने थोड़े से, यू आर अच्छा टेकिंग अच्छा फ्यू अच्छा अच्छा। वर्टिस, हाँ हाँ। उसमें आई थिंक सम। कोई बात नहीं, वो तो थोड़ी एक दो मॉडल और हम बनाएंगे ना, तब क्लियर हो जाएगा वो पूरा। हाँ, आपके पास वाईफाई है क्या वहाँ पर? हेलो, आपके पास वाईफाई है क्या? जी जी। हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ ओके। चलो तब तक ये हो रहा है ना, मैं शुरू कर दे रहा हूँ, ठीक है। है ना। ठीक है। सबसे पहले ना हम जैसे हमें 6 पार्ट की वो पूरा है, तो यहाँ पर मैं एक कलेक्शन बना लूँगा। ये ऑलरेडी बनी है, इसी को डबल क्लिक करके ये आर्टरी इसको नाम दे दूँगा। जो आप कलेक्शन यहाँ पर सेलेक्ट करो ना, एंड देन हम फाइल इंपोर्ट करते हैं, तो वो इसी कलेक्शन के अंदर आती है। तो मैं जाऊँगा फाइल, ओके। इंपोर्ट FPX, हम्म। एंड ये है हमारी आर्टरी। अभी उस डाटा में एक इशू था कि उसमें 26 मैशेस हमारे पास बना के दे दी थी एनिमेशन की जगह पर, है ना। तो हमें 21, तो हमें ये 21 नहीं चाहिए। यहाँ पर मैं ए प्रेस कर रहा हूँ और सभी को इंपोर्ट कर लूँगा। थोड़ा सा टाइम ले ओके। लेगा। ओके। बेसिकली हमें इनको कंबाइन करके एक में कन्वर्ट करना है। ओके। हम्म। वो मैं होम की प्रेस कर रहा हूँ और स्क्रीन कास्ट कीज़ भी ऑन कर ले रहा हूँ। हाँ, अभी मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने शायद देखा था, बट मैं एक बार दिखा देता हूँ। अगर देखा होगा ना तो मुझे बता देना। ये हमने एक शेप कीज़ के बारे में देखा था क्या? शेप किस नहीं? ओके। देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट है ना हमारे पास, उस ऑब्जेक्ट हम्म। का एक एडिट मोड होता है। सो मैं टैब की प्रेस करके वो एडिट मोड में जा सकता हूँ। ठीक है, तो ये हर एक हम्म। ऑब्जेक्ट का एक एडिट मोड होता है। बट ये एडिट मोड की ना हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स बना सकते हैं। मतलब देखो, अभी मैं ऑब्जेक्ट मोड में आया, मैंने यहाँ पर दो शेप की, यहाँ पर मैंने प्लस के ऊपर क्लिक किया और एक बार फिर से प्लस के ऊपर क्लिक किया। अभी इसका मतलब क्या है कि हम्म। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके एडिट मोड में जाऊँगा तो वो डाटा इसके अंदर सेव रहेगा, और इसमें इसको सिलेक्ट करके एडिट मोड के अंदर जाऊँगा और लेट से मैं हम्म। इन पॉइंट्स को ना जैसे मूव कर दे रहा हूँ अभी के लिए। ठीक है, मैं हम्म। एडिट मोड से बाहर आ रहा हूँ। तो अभी एक्चुअली क्या हो रहा है हम्म। कि इस वाले एडिट मोड में ये वाली स्टेट है इस क्यूब की, और इस वाले एडिट हम्म। मोड में ये वाली स्टेट है ना। तो एक्चुअली हम हम्म। किसी भी ऑब्जेक्ट की ना जितनी मर्जी एक तरह से स्टेट्स या शेप्स बना के यहाँ पर स्टोर करके रख सकते हैं। अभी ओके। इसका फ़ायदा क्या है कि आप ये जो वैल्यू है
इसको अगर मैं इंक्रीज़ करूँगा तो आप इन दोनों स्टेट के बीच में स्मूथली ट्रांजिशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने थर्ड बना दी, फर्स्ट सेकंड को डिसेबल कर रहा हूँ, एडिट मोड में गया, कुछ भी चेंजेस कर दिए, तो ये जो मैं एडिटिंग कर रहा हूँ वो इस वाले में सेव हो रही है। अभी मैं 1 करूँगा इसको, तो ये जैसे शेप बना दी। ठीक है, तो ऐसा काम हो रहा है। अभी यहाँ पर जो हम करने वाले हैं, अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। मतलब एक बेसिक शेप है और उसमें से थोड़ा से वेरिएशंस अलग अलग शेप की हो सकती हैं। हाँ, मतलब पॉइंट्स उतने ही रहेंगे, जैसे ये 8 पॉइंट्स है ना, तो पॉइंट इतने ही रहेंगे। हाँ, इनको हम मैनिपुलेट यहाँ वहाँ कर सकते हैं। जी, ठीक है, तो जी। वो यहाँ पर शेप्स बना सकते हैं किसी भी चीज़ की, स्ट्रेच, स्क्वीज़ या जैसी भी शेप बनानी है ना। तो अभी यहाँ पर हम कुछ करने वाले हैं कि मैं होम की प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पर ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, एक्चुअली में यहाँ पर होना क्या चाहिए था, पहले हम वो देखते हैं। ये एक्चुअल में एक मैश के साथ पूरा का पूरा एनिमेशन होना चाहिए था। Okay. एक मिनट, मैंने इसका एक प्लगइन बनाया है ना, मैं उसको इंस्टॉल कर ले रहा हूँ पहले इजीली आपको बताने के लिए। Okay. अच्छा, आई गेस अभी अभी के लिए वो नहीं होगा। हाँ, ओके, अभी के लिए नहीं है, मैं आपको मैनुअली बता दे रहा हूँ। ये 21 स्टेट्स हैं, जैसे कि मैं फ़र्स्ट और लास्ट को इनेबल और डिसेबल कर रहा हूँ, तो आपको इजीली पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये वाली फ़र्स्ट है ना, और ये वाली अभी मैं लास्ट इनेबल कर रहा हूँ। तो इन मतलब फ़र्स्ट से लेकर के 21 के बीच में एनिमेशन हो रहा था। ठीक है, बट जहाँ से ये हमने डाटा लिया ना, उसमें इसने 21 फ्रेम्स को 21 मैशेज़ में कन्वर्ट कर दिया। ये सारी की सारी मैशेज़ एक ही हैं। इसका भी एडिट मोड में अगर हम जाएंगे तो, और नीचे अगर देखोगे ना, तो यहाँ पर सेम वर्टिसेस हैं, जितनी यहाँ अच्छा। पर टोटल लिखा हुआ है इसमें भी उतनी है, मतलब, और इस वाले में जाएंगे तो इसमें भी उतनी ही होंगी। मतलब ये ऑब्जेक्ट एक ही है, बट एनिमेशन अलग तरह से आया है ना। तो आप एक ही, मतलब ये सारे शेप की एक तरह से हो सकता है बेसिक ऑब्जेक्ट का। हाँ हाँ, अभी मैं क्या करूँगा ना, ये सिर्फ 1 को रखूँगा, ये बाकी जितने भी हैं ओके। ना, इनको शेप कीज़ में पहले कन्वर्ट करूँगा, और सारी की सारी शेप कीज़ ना मैं इसके अंदर डाल दूँगा, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट है ना इनडायरेक्टली ये। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि मैं इनको सारी को डिलीट कर सकता हूँ, सिर्फ मेरे पास एक मैक के अंदर कंट्रोल रहेगा, है ना। तो मैं कुछ वैसा करने वाला हूँ अभी। तो वो क्या हम कैसे करते हैं कि जैसे जो भी ऑब्जेक्ट हम सेलेक्ट करें यहाँ पर ना, सबसे पहले ना हमें उसकी एक शेप की यहाँ पर बेसिक बनानी पड़ती है। जैसे प्लस करेंगे तो जो उसकी डिफ़ॉल्ट रहती है ना शेप, वही बन जाती है। तो ऐसे हमें एक एक करके ना सबके अंदर ये बनाना पड़ेगा, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पर प्लस के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। ओके, इसी काम को मैंने मतलब फास्ट करने के लिए ना, मैंने एक प्लगइन बना लिया था पाइथन स्क्रिप्ट से। तो मैं जिस भी कलेक्शन को सिलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पर क्रिएट शेप की बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, तो वो ऑटोमेटिक बन जाएगा। मतलब मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ इन चीज़ों को, है ना। ठीक है। और जो पहली पुरानी वाली बनाई थी उनको डिलीट कर दे रहा हूँ मैं। ओके, अब यही मैं प्लगइन के साथ बनाता हूँ। तो मैं क्रिएट शेप की के ऊपर क्लिक करूँगा। अब इस कलेक्शन के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ना, उनकी एक डिफ़ॉल्ट बन गई। ओके, नेक्स्ट मैं क्या करने वाला हूँ कि ये सारी की सारी शेप कीज़ को फर्स्ट के अंदर ट्रांसफ़र करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर कलेक्शन के ऊपर सेलेक्ट करके ना, राइट क्लिक करके यहाँ पर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स करूँगा। ओके, देन जो फर्स्ट वाला है ना, उसको एक्टिव सिलेक्शन हम बनाएंगे। मतलब वो एक्टिव ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो मैं कंट्रोल क्लिक करूँगा फर्स्ट वाले पर। अब देखो इसकी सिलेक्शन का कलर अलग हो गया, मतलब ये एक्टिव है। अब ना मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ शेप की इसको, जो भी बाकी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी इसमें से ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा, इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, एंड यहाँ पर एक ऑप्शन है ज्वाइन एज शेप्स, मैं बस यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। अभी देखो इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर सारी की सारी शेप कीज़ आ गई हैं। ठीक है, अभी मैं क्या कर सकता हूँ कि बाकी इन सभी को डिलीट कर सकता हूँ। बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा, मतलब उससे ब्लेंडर सिर्फ एक ऑब्जेक्ट से हम काम करेंगे।
और यहाँ पर इनको एनिमेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट अभी के लिए मैं डिफरेंस समझ में आई तो फर्स्ट एंड लास्ट को ही कर रहा हूँ। ओके, तो मैं लास्ट वाली को अगर एनिमेट करूँगा तो अब हमारे पास एनिमेशन एक बन गया। ठीक है, इसको इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ करूँगा तो ये पूरा का पूरा एनिमेशन हमारा बन गया। बट और ज़्यादा एक्यूरेट बनाना होगा तो हमें बारी बारी से सबको एनिमेट करना पड़ेगा। मतलब क्या है कि जैसे फर्स्ट फ्रेम पर हमें फर्स्ट वाली को इनेबल रखना पड़ेगा, है ना। सेकंड फ्रेम पर हमें यहाँ पर जो सेकंड वाली है उसको इनेबल रखना पड़ेगा, थर्ड वाली पर थर्ड को। तो वैसे एक प्रॉपर ऑटोमेटिक लूप बन जाएगा। डायरेक्ट 21 से भी बन जा रहा है, मतलब अगर आपको बिल्कुल प्रिसाइज नहीं करना है, सिर्फ दिखाना ही है, तो हमें ये जो नीचे वही वाले पहले वो आपको ये करना है ना, लाइक मैन्युअली अरेंज करना पड़ेगा या नहीं? हाँ, इनको अरेंज भी करना पड़ेगा। उसके लिए भी मैंने वो प्लगइन में फ़ीचर दे दिया है। वैसे पहले अरेंज कैसे करते हैं ना, तो जैसे जो भी आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया तो उसके बाद ये बटन्स आ जाते हैं, देन यहाँ से ऊपर अच्छा। नीचे कर सकते हो। तो ये भी थोड़ा मैनुअली जैसे लेंथी प्रोसेस है ना, तो इसका भी मैंने प्लगइन बना दिया, मतलब इसी में दे दिया अरेंज शेप की इसका। बस क्लिक करूँगा तो ये अरेंज हो जाएंगे ऑटोमेटिक। ओके, अदरवाइज़ आपको मैनुअली करने पड़ेंगे। अभी मैं यही करने वाला हूँ कि अगर मैं फोर्थ फ्रेम में हूँ ना तो मैं फोर्थ वाली को इनेबल करूँगा, बाकी की वैल्यू सारी ज़ीरो रहेगी। ओके, अच्छा। एक मिनट। अच्छा, ओके, ऐसे तो काफ़ी टाइम लगेगा फिर। हाँ, टाइम लगेगा, इसलिए ये वाला फ़ीचर भी मैंने इसी के अंदर ऐड कर दिया। मैं आपको प्लगइन ही भेज दूँगा ना ये। मतलब मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कि मैनुअली कैसे करना है, फिर टाइम को सेव करने तो के लिए हम एवरी प्लगइन का यूज़ कर लेंगे। एवरी फ्रेम के लिए आपको करस्पॉन्डिंग वो शेप की एक्टिवेट करनी है और बाकी सबको डीएक्टिवेट करना है। हाँ, बट ये थोड़ा सा एक्टिवेट भी नहीं करना है, बेसिकली वैल्यू को 1 करना है हमें, ताकि वैल्यू को 1। है ना, वैल्यू को 1 करेंगे तो धीरे धीरे उनके बीच में ब्लेंड हो जाएगा। अभी देखो 1 से अच्छा। 2 के अंदर जाने के लिए ना कुछ भी हमें डिफरेंस पता नहीं चल रहा है, क्योंकि ये काफ़ी स्मॉल था, ये इतना नहीं चल रहा है हमें पता। और क्योंकि ये 1 सेकंड से भी कम का एनिमेशन है ना, तो अगर हम डायरेक्टली सिर्फ 21 को ही एनिमेट कर देंगे, जैसे एनिमेट करने के लिए हम इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, देन मैं लेट से 100 फ्रेम में जा रहा हूँ और इस वैल्यू को 1 कर दे रहा हूँ, फिर से इस डायमंड को ऑन कर दे रहा हूँ, तो ये हमारा ऑलरेडी बन चुका है, इसमें कोई ये नहीं है। ठीक है, ये बन चुका है। अगर आपको फास्ट लग रहा है तो इस स्लो लग रहा है तो इसको नज़दीक रख दो डायमंड को उठा करके, तो अब ये फास्ट हो जाएगा। ठीक है, बार बार रिपीट करने के लिए मैं यहाँ पर मैं 30 कर दूँगा और ये बार बार रिपीट करता रहेगा। अब बेसिकली हमें इनकी ज़रूरत नहीं है इस केस में ना, ये जो बीच वाली हैं, क्योंकि मैंने चेक करके देखा था, ये काफ़ी स्मॉल एनिमेशन है ना, तो अगर आप 11th वाली को भी ऑन कर, अभी ऐसा क्या है ना, अभी मैं अगर 11th वाली को भी ऑन कर दूँगा तो ये भी ऐड हो जाएगी और ये भी ऐड हो जाएगी, तो उसका रिज़ल्ट गलत आ जाएगा, मतलब दोनों का कम्बिनेशन बन जाएगा जो रिज़ल्टेंट होगा, है ना। तो हमें वो नहीं चाहिए था। तो एक तो ये है कि आप डायरेक्टली इसी के साथ कर लो, एक के साथ ही, क्योंकि बीच में ऑटोमेटिक इंटरपोलेट कर ही रहा है, बिल्कुल प्रॉपर नहीं होगा, बट मैंने देखा है चेक करके, मतलब मैक्सिमम एक्यूरेट ही हो रहा है, क्योंकि स्मॉल एनिमेशन था, 1 सेकंड से भी कम, इसलिए अगर मैनुअल। बेसिकली आप पहला वाला और लास्ट वाला ले रहे हैं, बीच में अपने आप होगा। हाँ, इनको ज़रूरत भी नहीं थी, जैसे हमें इंपोर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये ऑटोमेटिक आ जा रहे हैं। बट इन केस अगर हमें बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए हो, ठीक है, मतलब रियल पेशेंट डाटा बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए होगा, तो फर्स्ट फ्रेम में पहले हम इसको इनेबल करेंगे, ये ऑलरेडी इनेबल है। किसी भी चीज़ को ना आप ब्लेंडर के अंदर ना ऑलमोस्ट हर चीज़ को आप वैल्यूज़ को ना आप एनिमेट कर सकते हो। अगर मैं आई प्रेस करूँगा तो वो जो डायमंड था ना वो इनेबल हो जाएगा हर वैल्यू के लिए। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे मुझे हर वैल्यू के लिए, जैसे मैंने 0 कर दिया, ठीक है, जैसे अभी मैंने हर वैल्यू के लिए 0 कर दिया, सिर्फ 1 को छोड़ करके। अभी मैं क्या करूँगा, जैसे सेकंड फ्रेम में आ गया, अभी मैं इसमें 1 करूँगा, लेकिन इसमें 1 करने के बाद ना मुझे सभी में आई प्रेस करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है अभी, ये एक्चुअली मैं आपको थोड़ा डायरेक्ट बता रहा हूँ, उसके लिए थोड़ी सी बेसिक्स, मतलब एक तरह से सेकंड फ्रेम में बाकी कोई वैल्यू 0 हो ना, तो इसलिए मैं बाकी में आई प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको जस्ट बेसिक बता रहा हूँ, बाकी मेरे पास प्लगइन है इस काम को करने के लिए।
ठीक है। बट ये ऑलरेडी ज़ीरो है ना, या फिर से अ, दबाना पड़े? नहीं, हाँ, वही एक कन्फ्यूजिंग वाली बात है। ऑलरेडी ज़ीरो तो है ना, बट देखो, अभी अगर मैं थर्ड वाले में यहाँ पर ज़ीरो कर दूंगा और यहाँ पर वन कर दूंगा, हम्म, बाकी में मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं फोर्थ हम्म, में जा रहा हूँ, इसको ज़ीरो करने के बाद आई प्रेस कर रहा हूँ, इसको वन करने के बाद आई प्रेस कर रहा हूँ। तो देखो ये ना, जैसे अब मैं फिस्ट लास्ट फ्रेम में गया ना, तो ये बीच में इंटरपोलेट कर देता है, ये इस 0.5 ले ली इसने वैल्यू। मतलब हमें हर फ्रेम में अच्छा, 0 0 लॉक करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा ओके। सा कन्फ्यूजिंग पार्ट है, मतलब थोड़ा लेंथी टास्क है, अगर आपको एक बार पता चल जाए करना क्या है। जनरली ये सिर्फ इसी स्पेसिफिक केस में ऐसा हो रहा है कि हमें इतनी सारी शेप की एक साथ एनिमेट करनी पड़ रही है ना, यूजली हमें नहीं करनी पड़ती हैं ऐसी। यूजली एक या दो शेप रहती हैं या उनके बीच में डिफरेंस ज़्यादा रहता है, तो वो ईज़िली हो जाता है। ओके, तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं रहता हमारे लिए। तो अभी आपको पता लग गया है ना हमें कैसे करना है, तो अभी मैं प्लगइन का यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो मैं फर्स्ट फ्रेम में जाऊँगा। बाय द वे, फर्स्ट फ्रेम में आप या तो ऐसे जा सकते हो या शिफ्ट और लेफ़्ट एरो से जा सकते हो। जैसे शिफ्ट एंड लेफ़्ट एरो प्रेस किया तो फर्स्ट में आ गया, एंड शिफ्ट एंड राइट एरो से एंड में चला जाएगा। अब इसके लिए मैंने प्लगइन बना दिया है कि एनिमेट शेप कीज, ये आई थिंक पाइथन कोडिंग से बन जाते हैं। थोड़ी मैंने चैट जीपीटी की हेल्प ली है, मुझे भी पाइथन इतना नहीं आता वैसे। अच्छा, पाइथन जीपीटी में एकदम कोड दे दिया प्लगइन के लिए? हाँ, एक बार में तो नहीं दिया इसने, बट मतलब 4 5 बार ट्राई करके अच्छा, करके फिर दे दिया इसने, क्योंकि मुझे इतना पाइथन हाँ, आता नहीं है। हाँ, बट जैसे ओके। यूज़ कर सकते हो आप चैट जीपीटी का पाइथन क्रिएट करने के लिए। देन मैं बस यहाँ इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा और इसने ये सारा काम ऑटोमेटिक कर दिया। फर्स्ट में देखना, फर्स्ट इनेबल है, सेकंड में सेकंड वाले की वैल्यू 1 है, थर्ड में थर्ड वाले की वैल्यू 1 है, ठीक है, फोर्थ में फोर्थ वाले की। तो मतलब वही है कि 21 फ्रेम्स है, तो जहाँ जहाँ जो जो फ्रेम्स आएगी उसकी वैल्यू। अब ये बिल्कुल एक्यूरेट है एक तरह से, जो रियल पेशेंट का डाटा है बिल्कुल एक्यूरेट है। बट अभी इसमें हाँ, एक इशू है कि ये ना, जैसे 21 फ्रेम का डाटा है, 21 फ्रेम मतलब 1 सेकंड से भी कम का हो गया। हाँ, अ, हम यहाँ से फ्रेम रेट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर रेंडर प्रॉपर्टी से नीचे एक बटन है, कितने 1 सेकंड में कितने फ्रेम्स होने चाहिए। तो जैसे नॉर्मली तो 30 रहते हैं, ये नॉर्मल जो भी टीवी वगैरह में दिखता है, तो उसमें 30 रहते हैं, तो हम भी 30 कर देते हैं। अभी अगर जब अभी यहाँ तक 1 सेकंड का एनिमेशन बनेगा, मतलब ये 1 सेकंड से भी कम का एनिमेशन है। तो अगर इसको स्लो या फास्ट करना होगा ना, तो हम इस फर्स्ट की फ्रेम में आते हैं बेसिकली। और इसमें भी सेम शॉर्टकट्स हैं, अगर आप एस की प्रेस करोगे तो ये स्केल कर सकते हो। मतलब ये पॉइंट्स जितने ज़्यादा दूर दूर रहेंगे ना, उतना स्लो हो जाएगा हमारा ये। तो अगर हमें 2 सेकंड्स का बनाना है तो मैं 60 फ्रेम्स तक स्केल कर सकता हूँ। ओके, यहाँ तक। अच्छा, बट इसमें ये भी है कि ये मैटर करता है कहाँ पर है। जैसे अभी बीच में है ना, तो ये दोनों तरफ स्केल होगा, ठीक है। तो लास्ट ओके, लास्ट में है तो ये पीछे की तरफ स्केल होगा, तो इसलिए हमें ये फर्स्ट में रखना पड़ता है। लेट्स से, अच्छा, हाँ, लेट्स से 2 सेकंड का बनाना है, तो इसको मैं यहाँ पर यहाँ तक स्केल करके रख दे रहा हूँ। अभी मैं प्ले करूँगा तो पूरे 2 सेकंड लगेंगे इसको पूरा ये होने में, ठीक है। ब्लेंडर में रियल टाइम में प्ले नहीं होती हैं काफ़ी सारी चीज़ें ना, जैसे अभी प्ले। तो ये जस्ट क्लैरिफाई के लिए, एंड 60 का मतलब 60 फ्रेम्स है, हाँ, फ्रेम रेट दिया हुआ है, तो उसका मतलब 2 सेकंड पूरा होगा। हाँ, मतलब एंड ये जो डॉट्स बने हैं, ये कहाँ आपका अलग अलग फ्रेम्स कहाँ आएंगे, लाइक सीक्वेंशियली, क्रोनोलॉजिकली? मतलब नहीं, सो अच्छा, ठीक है, आई गॉट इट, समझ गया। मतलब ये तो इन दोनों, मतलब ये क्या हुआ ना, शेप 1 से लेकर के शेप 2 के बीच जी, का जी, जी, डिफरेंस है। ये शेप 2 से 3 जी, है ना, ये वो वाला है डिफरेंस। गॉट अब जितना डिस्टेंस आप, जैसे इसको मैं सिर्फ इसी को आगे कर दूंगा, तो शेप 1 इट, से शेप 2 में ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके। हाँ, तो वो है। बाकी हम कुछ और एनिमेशंस करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अभी जैसे ये 2 सेकंड का एनिमेशन बन गया ना, इसके बाद ये रियल टाइम में प्ले नहीं होगा। ये आपके कंप्यूटर स्पेसिफिकेशन, जैसे मेरा 30 पर नहीं हो रहा है प्ले, तो रियल टाइम में प्ले कर रहा हूँ, तो जैसे 3 सेकंड लग जा रहे हैं, बट एक्चुअल में जब हम आउटपुट करेंगे तो वो 2 से एग्जैक्ट 2 सेकंड्स का एनिमेशन होगा।
बाय द वे आप यहाँ पर कैलकुलेशंस कर सकते हैं, अगर आपको स्पेसिफिक फ्रेम्स चाहिए तो ब्लेंडर की हर एक अच्छा। वैल्यू में ना मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। 10 सेकंड का चाहिए तो यहाँ पर डायरेक्ट आप कर सकते हो बेसिकली। बट जो नॉर्मल स्टैंडर्ड रहता है वो 30 फ्रेम्स का ही रहता है, तो हम वही बनाएंगे। ओके। अभी जैसे ये हो गया ना, बस सेम चीज़ हमें बाकी में रिपीट करनी है। जो थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है बिना प्लगइन के साथ वो यही है कि आपको मैनुअली शेप कीज़ बहुत सारी हैं एनिमेट करने के लिए, है ना। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स बहुत सारी हैं। तो यही है। इसके बाद थोड़ा सा और देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप ना, हमने इसको बीच में से काटा था, ठीक है, ताकि अंदर का दिखा पाए हम पोर्शन। तो थोड़ा वो देख लेते हैं। वो मैं थोड़ा सा यहाँ पर अलग बताता हूँ। जैसे मैं एक क्यूब ले रहा हूँ, यहाँ पर ना मैं शेडो एंड कैविटी ऑन कर ले रहा हूँ, एंड यहाँ पर रैंडम ऑन कर ले रहा हूँ। रैंडम में ये डिफरेंट कलर्स दिखेंगे तो बेटर रहेगा। अभी जो हम कटआउट्स करते हैं ना, उसके लिए एक मॉडिफायर है, मतलब प्रोसीजरल वर्कफ्लो है। हम कभी भी वो प्रोसीजरली उसको हैंडल कर सकते हैं। तो लेट्स से इस ऑब्जेक्ट को मुझे कट करना है, ठीक है। कितना कट करना है? जितना जितना ये ओवरलैप कर रहे हैं। तो मैं बस इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर मॉडिफायर में जाऊँगा, एंड यहाँ पर मॉडिफायर है यहाँ पर बूलियन, ठीक है। ये नॉर्मल मैथ ऑपरेशंस हैं 3। इंटरसेक्ट मतलब इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो रहेगा। अच्छा रुको, एक चीज़ अभी हो गई। इस वाले ऑब्जेक्ट में मैंने मॉडिफायर ऐड किया। सेकंड ऑब्जेक्ट में यहाँ से इस आई ड्रॉपर को सिलेक्ट करके यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ। या अगर आपको ऑब्जेक्ट का नाम पता है ना, जो भी आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो ना, उसका नाम यहाँ पर डिस्प्ले होता है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर नाम भी सर्च करके वो सेलेक्ट कर सकते हो, या सिंपली आई ड्रॉपर से सर्च कर सकते हो, है ना। तो पहले वाला है डिफरेंस की, मतलब ये डिफरेंस हो जाएगा जितना जितना ये ओवरलैप कर रहे हैं। अगर मैं इसको अभी हाइड करूँ तो आपको दिखेगा। जो सेकंड वाला है वो है यूनियन, मतलब दोनों मर्ज हो जाएंगे एक के अंदर, ठीक है। और इसको कुछ भी नहीं होगा, जो एक्स्ट्रा था ना ये हमारा, जो एक तरह से हेल्पिंग का काम कर रहा है। और थर्ड वाले में इंटरसेक्ट, मतलब जो भी इन दोनों क्यूब्स का जो कॉमन पार्ट था जो इंटरसेक्ट कर रहा था। ओके। तो ये 3 तरह के ऑपरेशंस हैं यूनियन में दोनों, डिफरेंस में सिर्फ डिफरेंस, एंड इंटरसेक्ट में सिर्फ जो कॉमन पार्ट है। तो ये 3 तरह के ऑपरेशंस हैं। अभी प्रोसीजरल का फ़ायदा क्या है कि आप इसको कभी भी मूव भी कर सकते हो। मूव करने के बाद अगर मैंने हाइड किया तो इसकी लोकेशन चेंज हो जाएगी। तो ये प्रोसीजरली हैंडल हो रहा है। या इसको और अच्छे से देखने के लिए ना, आप जिस भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में जा कर के ना एक ऑप्शन है, नीचे स्क्रॉल करके व्यू पोर्ट डिस्प्ले में आप इसको ना डिस्प्ले एज वायर कर सकते हो। मतलब आप हमें सिर्फ बाउंड्रीज दिखेंगी, तो आप रियल टाइम में देख सकते हो क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यही ऑपरेशंस अब हम यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ये एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पर ये थोड़ा वियर्डली थोड़ा ऑटोमेटिक रोटेट है। अभी मैं इसको मैनुअली रोटेट नहीं कर सकता, क्योंकि अभी करूँगा ना मैं इसको, तो जब मैं बाकी पार्ट्स भी लेकर के आऊँगा ना, तो वो भी एग्जैक्टली इसी जगह पर आएंगे। तो अगर मैं इसको इसलिए हिला नहीं सकता अभी यहाँ से ना, ठीक है। या फिर एक काम कर सकता हूँ कि मैं सभी को इंपोर्ट करके ना, देन उसके बाद यहाँ पर इनको रोटेट वगैरह करूँ। ओके। और तो अभी जिस तरह आपने वो किया, क्या बोलते हैं, लाइक सबके लिए शेप, सो अगर आपके पास प्लगइन ना होता तो सबके लिए शेप क्रिएट करना, फिर फर्स्ट ऑब्जेक्ट में मर्ज करना, हाँ आप ये करते हैं? हाँ, फिर मुझे हर एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके, मतलब थोड़ा मैनुअली वन वन करके कई करके करना पड़ना था। और जनरली ना हमें इतनी सारी शेप कीज़ में इतना करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये तो सिर्फ उसी सॉफ्टवेयर का इशू है कि मतलब वो डायरेक्टली एनिमेशन नहीं एक्सपोर्ट कर सकता, जो रियल डाटा है ना। एक एनिमेशन की जगह वो मैशेस को एनिमेशन में एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इसलिए हमारे पास इतनी शेप कीज़ आ जा रही हैं। इसमें भी जैसे अगर हमें नहीं चाहिए तो आप डायरेक्टली सिर्फ 21 वाली को एनिमेट कर दो। उसमें फिर हमें प्लगइन वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं। एक की को तो है, जैसे एनिमेट करना इजी है काफ़ी ना।
तो वैसा है, बट फिर भी अगर एक्यूरेट चाहिए तो हमें ये भी करना पड़ेगा। ओके, तो यही चीज़ है। बट मैंने चेक करके देखा था, कोई इशू नहीं आ रहा था, एक भी कर सकते हो। ओके। उसके बाद बस हम यही करेंगे कि हमें एक यहाँ पर भी एक ज्योमेट्री चाहिए होगी, बट वो थोड़ी सी मॉडल करना यहाँ पर इशू है क्योंकि ये थोड़ी टेढ़ी है ना। तो मैं चाहे तो फ्रंट व्यू में जा कर के, एडिट मोड में जा कर के, जब मैं मॉडल करता हूँ ना तो अल्ट जेड आप प्रेस कर सकते हो। ठीक है, एक है जेड, जेड से वायर फ्रेम होता है, और एक है अल्ट जेड जिससे एक्सरे मतलब ट्रांसपेरेंट विजन आता है हमारे पास। इनका फ़ायदा क्या रहता है कि अभी मेरे पास क्यूब है ना, तो अभी मैं डायरेक्टली सेलेक्ट करूँगा तो सिर्फ ये फ्रंट वाले सेलेक्ट होंगे। हाँ, बट अगर मैं वायर फ्रेम में हूँ और इस तरह से सिलेक्ट करूँगा तो पीछे वाले भी सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये जो अच्छा। है ना, या फिर जो एक्सरे मोड रहेगा उसमें भी सेम वही होता है। हाँ। और ये मैं शॉर्टकट का यूज़ कर रहा हूँ। जब आप शॉर्टकट का यूज़ करेंगे ना तो आपको कन्फ्यूजन शुरू में ज़्यादा रहेगा, मतलब ऐसे करोगे तो कुछ कुछ कन्फ्यूजन आ जाते हैं। देन आप जेड की होल्ड करके भी आप कर सकते हो इनको स्विच। ठीक है, जेड की होल्ड ओके। करके मैंने रखी तो ये सॉलिड व्यू आ गया। ये कलर व्यू आ गया जिसमें हम कलर्स देखते हैं। ये रेंडर व्यू आ गया जिसमें हम लाइट्स भी देखते हैं साथ में। एंड ये एक्सरे मोड आ गया। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पर रख रहा हूँ और मैं ई प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, और इसको रफली मतलब हाफ मैं कोशिश करूँगा कि इसको हाफ में कट कर दूँ। तो मैं कुछ कुछ ऐसा डिज़ाइन कर ले रहा हूँ। हाँ, इसको अगर डिज़ाइन हम बाद में करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा जब सारे एक्सपोर्ट हो चुके हो ना, आर्ट के अलावा। क्योंकि अभी ये एक साइड से मैच किया है हमने, ऐसे हमें दूसरी साइड से भी करना पड़ेगा क्योंकि हम 3D में वर्क कर रहे हैं। अच्छा। ओके। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है शुरू में। हाँ। या सभी में देख कर, जैसे अभी थोड़ा इसलिए मुश्किल है क्योंकि थोड़ी टेढ़ी है ये। बाद में अगर हम इसको थोड़ी देर बाद में करते हैं, जैसे इसमें भी हम वही करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। अभी ऐसा हमने इसलिए किया था ना, वैसे हम 21 ऑब्जेक्ट्स के साथ भी कर सकते थे, बट हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमें फिर वो बूलियन करना पड़ता, मतलब वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाना था। इसलिए हमने सारा डाटा एक के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है पहले। ओके, अब मैं बूलियन लूँगा और इसको सेलेक्ट कर लूँगा। इसको अभी मैं हाइड कर दूँगा यहाँ से। तो देखो जो जो ओवरलैप कर रहा था वो कट हो गया, और एनिमेशन प्ले करोगे तो वो भी प्ले करेगा। बट बूलियन ऑपरेशन जो होता है ना वो थोड़ा सा हैवी एक तरह से हम बोल सकते हैं, हैवी होता है। तो अगर मैं एनिमेशन प्ले करूँगा ना तो वो काफ़ी स्लो स्लो होगा। अच्छा। अगर इसको जैसे हैवी से हटाना है, अभी क्या है ना, ये रियल टाइम में बूलियन ऑपरेशंस कैलकुलेट कर रहा है। मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। मतलब हर एक फ्रेम में देखेगा कि कहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है। हाँ, तो इसका एक फिर ये है कि हमें परमानेंटली इसको करना पड़ेगा, मतलब उस मॉडिफायर को हमें अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, ऐसे हर फ्रेम में कैलकुलेट कर रहा है ना ये। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। लेट्स से अगर मैं इसको सेव करके रख ले रहा हूँ पहले। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और इसको अप्लाई कर दूँगा। ठीक है, अब इसको हर फ्रेम में देखने की ज़रूरत, अरे इसमें एक इशू और आ गया। हाँ, एक इशू और है, तो फिर हम वैसे भी नहीं कर पाएंगे इसमें। इसमें मुझे इश्यूज़ काफ़ी सारे आ रहे थे उस टाइम। एक तो ये है कि हम मॉडिफायर को अप्लाई नहीं कर सकते। एक्चुअली जब जब ऑब्जेक्ट्स में शेप कीज़ लग जाती हैं ना तो हम कोई भी मॉडिफायर अप्लाई नहीं कर पाते हैं। ये लिमिटेशन है एक तरह से ब्लेंडर की। ओके, तो मतलब ये हमें मॉडिफायर अप्लाई नहीं करने देता। तो इस केस में हमें ये मतलब हर फ्रेम में देखना ही पड़ेगा ऑपरेशन। इसमें एक एक थोड़ा ये है कि अगर मैं एग्जैक्ट की यहाँ पर ना 2 सॉल्वर्स हैं, एग्जैक्ट की जगह मैं फास्ट करूँगा तो काफ़ी हद तक ये मतलब चल पड़ेगा साथ साथ में। ओके। ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, बट इतना भी फास्ट नहीं है।
तो एक तो ये मेथड है। अ, दूसरा मेथड ये है कि अ, हमें बूलियन की जगह ना फिर वो दूसरा लेना पड़ेगा ऑप्शन, कि हम एडिट मोड में जाएंगे। ठीक है, लेट्स से मैं हम्म, फ्रंट व्यू में गया, मैंने अल्ट जेड प्रेस किया ताकि मैं वायर फ्रेम में आ जाऊँ, या मैं जो जब भी वर्टिसेस सेलेक्ट करूँ तो पीछे वाली भी सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, अभी नहीं हो रही हैं तो मैं यहाँ से भी ऑन कर सकता हूँ। अब सिलेक्ट करूँगा तो सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आगे वाले भी हम्म, और पीछे वाले भी। तो अभी ये मेरे पास बॉक्स सिलेक्शन है ना, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर होल्ड करके हाँ, रखूँगा और लेसो सेलेक्ट लासो। है ना। अब मैं ईज़िली जितना भी मुझे चाहिए मैं उतना ले करके देन डिलीट कर दूँगा उस चीज़ को। ठीक है, अच्छा। बट इसमें भी एक इशू है कि इसमें ना ये फिर बीच वाला फिल नहीं होता है, ये जो थिकनेस थी ना इनकी, अ, हाँ, हाँ, रुको, ये जो बीच में, अच्छा, ये कट। हाँ हाँ अच्छा। ये भी कट गया, ये एक्चुअली वो बूलियन मॉडिफायर से सॉल्व होता है। अभी क्या है, अभी हम प्ले करेंगे ना तो वो काफ़ी हद तक रियल टाइम में होगा, क्योंकि हम कोई हाँ, हर फ्रेम में कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। इसके फिर हम्म, थोड़े से सॉल्यूशंस और रहते हैं। अभी मैं एक पल के लिए उंडो कर रहा हूँ, यहाँ पर एक चीज़ और काफ़ी गड़बड़ थी। वो ये थी कि मैं एक क्यूब के केस में बता रहा हूँ, जब हम यूजली बाहर से चीज़ें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं ना, तो उनमें ना बहुत सारे इश्यूज ऐसे रहते हैं कि ये जो वर्टिसेस होगी ना, इसके पीछे एक और इसकी हम्म, डुप्लीकेट रहेगी। ठीक है, तो कई बार ऐसे जैसे मैंने इसको डुप्लीकेट किया शिफ्ट डी प्रेस करके, अभी मैं अगर राइट क्लिक कर दूंगा तो ये एग्जैक्टली यहीं पर आ जाएगा। मतलब अभी यहाँ पर दो क्यूब्स हैं। ठीक है, तो हम्म, ये देखो, ये एक है, ये दूसरा है। अ, हाँ, ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर भी ऐसा ऐसे केस है कि खूब सारी वर्टिसेस ना बीच में आपस में ओवरलैप कर रही हैं इस तरह से। तो उस चीज़ को सोल्व करने के लिए ना हम पूरे ऑब्जेक्ट को ए प्रेस करके सेलेक्ट करते हैं पहले। देन अगर हम हम्म, एम प्रेस करें तो मर्ज बाय डिस्टेंस का एक ऑप्शन आता है। मतलब जो काफ़ी नज़दीक नज़दीक वर्टिसेस होंगे वो ऑटोमेटिक मर्ज हो जाएंगे एक के अंदर। ठीक है, तो मैं एम की प्रेस अच्छा। करूँगा, मर्ज बाय डिस्टेंस करूँगा, एंड देखो यहाँ पर रिमूव्ड 10 वर्टिसेस। तो जो भी ओवरलैप ज्योमेट्री थी वो मर्ज हो गई, मतलब अब हमारे पास एक ही क्यूब बचा, है ना। तो हम्म, एक्चुअली ये भी अब इसमें भी काफ़ी सारे इसमें आधी आधी ज्योमेट्री ना ओवरलैप है, मैंने जब उस टाइम चेक किया था। तो अगर हम इसको भी मर्ज कर देंगे तो और ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ हो जाएगी, तो मतलब बूलियन ऑपरेशंस थोड़े और अच्छे से चलेंगे। तो मैं जैसे टैब की प्रेस किया, सब कुछ सेलेक्ट किया, हम्म, एम की प्रेस किया, मर्ज बाय डिस्टेंस किया, तो देखो जैसे 29,000 वर्टिसेस मर्ज हो गई। तो इतनी सारी ओवरलैप्स कर रही थी। अभी हम अगर बूलियन चलाएंगे ना तो ये थोड़ा और ज़्यादा ऑप्टिमाइज वे में चलेगा। अ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन अभी बच रहा है, वो है बूलियन मॉडिफायर का, है ना, जो रियल टाइम में होगा। जैसे अभी के लिए मैं इसको थोड़ा हो, इसलिए हमें इस ऑब्जेक्ट को ही ना ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। एक बार आप समराइज कर सकते हैं कि अ, अभी आपने क्या मर्ज किया एग्जैक्टली इस हाँ केस में? हाँ श्योर। इस केस में या ओके, एक मिनट में उंडो कर रहा हूँ। एक तो हमारा लासो कट वाला था जिसमें अंदर कट हो गया। एक्चुअली नहीं, क्या होता है ना, मैक्सिमम टाइम ज्योमेट्री के अंदर भी ना, जैसे ये वर्टिसेस है ना यहाँ पर, हाँ, तो जैसे मैंने शिफ्ट डी कर दिया, कई बार क्या होता है मैं गलती से भूल गया ना और मैंने राइट क्लिक कर दिया, तो अभी हाँ, एक्चुअल में इस ज्योमेट्री के अंदर 9 वर्टिसेस हैं। ठीक है, होनी कितनी चाहिए थी, 8 होनी चाहिए थी। मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं डुप्लीकेट पड़ा हुआ है ये। ठीक है, यहाँ अभी तो मुझे पता हम्म, है ना यहाँ पर है एग्जैक्टली। ये कई बार मैंने इसको हम्म, डुप्लीकेट किया, राइट क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर भी दो वर्टिसेस हैं, इस पोजीशन पर भी, इस पोजीशन पर भी दो वर्टिसेस हैं। ठीक है, मतलब ओवरलैप हम्म, कर रही हैं एक तरह से। हम्म, ठीक है, तो हमें ओवरलैप नहीं करना है, हमें ना इसको और इसको जो काफ़ी नज़दीक वर्टिसेस हैं ना जी, उनको जी, जी, हमें जॉइन करना है, मर्ज करना है। तो मैं एम की प्रेस करूँगा, जी, जी, मर्ज बाय डिस्टेंस करूँगा, और इस डिस्टेंस को हम बढ़ा सकते हैं। यूजुअली हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, बट लेट से हमें और ज़्यादा ये बढ़ाना है ना, तो अगर मैं इसको बढ़ाऊँगा तो ये डिस्टेंस और बढ़ जाएगा। मतलब तो ये बस लाइक कंप्यूटेशनली वो
फास्टर बनाने के लिए हाँ हाँ, बेसिकली। कंप्यूटेशनली फास्टर, और हाँ अननेसेसरी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। जैसे अभी इस केस में क्या है अच्छा। ना, इस केस में भी, रुको मैंने कर तो नहीं दिया। हाँ, अभी 43,000, अच्छा इतनी ज़्यादा कैसे हो गई। अभी अगर मैं एक वर्टिसेस को जैसे ग्रैब करके देखूँ ना, तो यहाँ पर दो दो वर्टिसेस हैं। ठीक है, देखो एक एक ये हो गई इसको, तो दो दो वर्टिसेस, हर जगह दो दो वर्टिसेस आ, हैं। तो हमें एक्चुअली ओ, बूलियन मॉडिफायर को अगर और अच्छे से चलाना है ना, तो हम इस कंप्यूटेशनल को जित एक्चुअली जितनी कम अच्छा वर्टिसेस रहेंगे ना, उतना हमारे लिए बेटर है। ठीक है, बूलियन अच्छा, आप मॉडिफायर समझ। हाँ, बूलियन मॉडिफायर उतना ही फास्ट चलेगा। तो जब बाहर से एक्चुअली, मतलब बूलियन पहले आप थोड़ा सा प्री प्रोसेस टाइप हाँ क्लीन अप कर रहे हो। हाँ, बट सिर्फ बूलियन के लिए ही नहीं, मतलब इन जनरल भी हम डुप्लीकेट्स ऐसे करके नहीं रखते हैं। ठीक है, जैसे एक ही जगह पर दो दो वर्टिसेस का कोई काम है भी नहीं, है ना। हम्म तो इनको हम मर्ज कर देते हैं यूजली। तो सब कुछ सेलेक्ट किया, एम की प्रेस की, एम फॉर मर्ज एंड मर्ज बाय डिस्टेंस। और ये जो डिस्टेंस है अभी, ये बाय डिफ़ॉल्ट ना 0 0 काफ़ी, हमें इतना ज़्यादा नहीं रखना है। हमें लगभग उन्हीं को रिमूव करना है जो एग्जैक्टली उसी पोजीशन पर है ना। तो ज़ीरो पॉइंट हम्म ज़ीरो 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 वन अगर हम करेंगे तो एग्जैक्टली वही रिमूव होंगे। जो अब देखो, अब मैं अगर मैं मूव करूँगा तो यहाँ पर कोई और वर्टिसेस नहीं है। ठीक है, हम्म तो एक तो इससे ये सॉल्व हो गई। अभी क्या है, डबल स्पीड, क्योंकि आधी 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 वर्टिसेस यहाँ पर कम हो गई। तो हम्म हाँ देखो, 20 यहाँ पर पहले 1 लाख, 1 लाख वर्टिसेस थी, मर्ज करने के बाद 75,000 हो गई। अभी जब हम्म हमारे पास छः छः ऑब्जेक्ट्स होंगे तो बहुत ज़्यादा, जैसे 1 लाख तक वर्टिसेस हम कम कर सकते हैं। ठीक है, ये एक फ़ायदा हो गया। तो अब अभी आपको ये पता चला ना मर्ज क्यों कर रहे हैं हम। जी जी। ओके, अभी अगर बूलियन मॉडिफायर जैसे लूँगा यहाँ पर फास्ट मोड में, इसको मैं हाइड कर रहा हूँ। ये जो ग्लिचेस हैं इनका हम बाद में देखेंगे। बट अभी अगर मैं प्ले करूँगा तो थोड़ा सा फास्ट चलेगा, अभी भी इतना फास्ट नहीं है। ठीक है, और बीच में थोड़े से हम्म ग्लिचेस भी आ रहे हैं। इसको ना और ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हमारे पास एक और मेथड है। तो ऐसे हम्म पहले हम मर्ज कर लेते हैं। ब्लेंडर के अंदर एक और मॉडिफायर है जिसको हम बोलते हैं डेसिमेट मॉडिफायर। बेसिकली इस ऑब्जेक्ट की ना वायर फ्रेम देखने के लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा ऑब्जेक्ट में, एंड व्यू पोर्ट डिस्प्ले में वायर भी मैं ऑन कर दूँगा। ठीक है, इससे मुझे जो, जब हम एडिट मोड में देखते हैं ना, तो वो वाला डाटा मुझे डायरेक्टली यहीं पर देखने को मिल जा रहा है ऑब्जेक्ट मोड में। मतलब मुझे वायर्स देखने में, ये मैंने इसलिए इनेबल करी है ताकि आप अभी डिफरेंस देख पाओगे जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं। एक्चुअली हम इनके बीच में इन पॉइंट्स को और ज़्यादा मर्ज करने वाले हैं। तो उसके लिए हम मॉडिफायर में जाएंगे, क्योंकि इतने पॉइंट्स की ना हमें ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, ये अननेसेसरी हैं इतनी नज़दीक नज़दीक। तो हम ऐड मॉडिफायर में जाएंगे। एक मॉडिफायर का नाम है डेसिमेट मॉडिफायर, इसको ऑन करेंगे। देखो अभी ना इतने सारे फेसेस हैं। ठीक है, इतने सारे फेसेस हैं। अभी मैं रेशो को अगर लेट से 0.5 करूँगा ना, तो आधे फेसेस डिलीट हो जाएंगे। अच्छा। बट यहाँ पर ज्योमेट्री ब्रेक हो गई। ठीक है, तो यूजली ऐसा होता नहीं है। अ, हाँ, जैसे अभी इसी के लिए रख लो। अ, जैसे अभी ये 100% पर है ना, तो पूरी की पूरी वर्टिसेस हैं। अगर मैं यहाँ पर 0.8 करूँगा तो 20% वर्टिसेस अभी रिमूव हो जाएंगी। 1 लाख से पहले ज़्यादा थी, तो यहाँ पर और कम हो गई, और विजुअली यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं आए। तो हम इसको ना तब तक कम कर सकते हैं जब तक विजुअली यहाँ पर हमें कुछ चेंजेस नज़र नहीं आते हैं। जैसे मैं 0.7 करके देख लूँगा तो 0.7 भी चल जा रहा है, 0.6 भी चल जा रहा है, इसमें थोड़ा थोड़ा देखने को मिल रहा है। हाँ हम्म अगर जस्ट मतलब 0.2 डाल दीजिए, जस्ट बस देखना है कि क्या होगा। हाँ, बस ये पॉइंट्स ना, मतलब 20% ये ऐसे नहीं होता। ये जो अभी आपको दिख रहा है ना, ये हाँ ऐसा नहीं दिखेगा एग्जैक्टली, आपको वैसा ही दिखेगा। इसी ज्योमेट्री में एक्चुअली हमने इसी ज्योमेट्री का कुछ इशू है। मैं एक एक चीज़ के लिए रुको, एक चीज़ मैं और देख ले रहा हूँ सबसे पहले। अच्छा अच्छा, समझ गया मैं।
पहले हमें एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि जब हम इसको 0.2 कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर गड़बड़ क्यों हो रही है। ये एग्जैक्टली हमें वैसा ही दिखना चाहिए था, ठीक है। ऐसे इतनी ज़्यादा इशूज़ नहीं आते हैं। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी ना ओरिएंटेशन सही नहीं है। तो पहले मैं आपको वो बता देता हूँ वो क्या चीज़ है। जैसे ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है ना, या फिर मैं एक साथ में एक प्लेन ले रहा हूँ, इसी को डुप्लीकेट करके। ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हर ऑब्जेक्ट की ना एक साइड होती है, हर फेस की एक साइड होती है बेसिकली। जैसे एक फ्रंट हो गया, एक बैक हो गया। तो अभी जैसे मैं उन साइड्स को देखने के लिए मैं यहाँ पर आऊँगा एंड फेस ओरिएंटेशन के ऊपर इनेबल कर दूँगा। तो अभी क्या है ना, जो ऊपर वाली साइड रहती है, जो बाहर वाली साइड रहती है वो ब्लू रहती है, जो अंदर वाली साइड होती है वो रेड रहती है। जैसे इस क्यूब के अंदर मैं देखूँगा तो वो रेड है, ओके। ठीक है। तो बेसिकली दो साइड्स होती हैं, और हमें जब ब्लू में ऑब्जेक्ट दिखता है ना, इसको ऑन करने से मतलब ऑब्जेक्ट हमारा ठीक ठाक है। बट इस केस में देखो ये रेड में दिख रहा है, मतलब ये टोटल उल्टा है इस वक्त ऑब्जेक्ट पूरा, ठीक है। मतलब इसकी अंदर वाली साइड बाहर है और बाहर वाली अंदर है। अगर मैं थोड़ा ये देखो, ब्लू एक्चुअली ब्लू बाहर होनी चाहिए थी, ठीक है। इसको इस चीज़ का नॉर्मल बोलते हैं। जैसे थोड़ा सा नॉर्मल का भी देख लेते हैं। जैसे ये फेस है ना, तो इसका जो परपेंडिकुलर है वो इसकी नॉर्मल है, इस फेस का परपेंडिकुलर इसकी नॉर्मल है ना। तो ये चीज़ है नॉर्मल के बारे में। तो हमें इसकी नॉर्मल्स को ना रिकैलकुलेट करना पड़ता है एक तरह से। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, एडिट मोड में जाऊँगा। अभी ये हाँ चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर ना एक चीज़ और है, सभी पॉइंट्स को सिलेक्ट करूँगा और मैश। एक्चुअली मुझे शॉर्टकट्स की आदत है ना, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कहाँ पर ऑप्शन। मैं आपको थोड़ी सी एक चीज़ क्लियर एजेस कर दे रहा हूँ यहाँ पर। अभी जो कुछ ब्लू में दिख रहा था ना, वो अभी के लिए मैंने रिमूव कर दिया है। मैं आपको बाद में बताऊँगा वो क्या चीज़ थी, ओके। अभी जो हम फोकस कर रहे हैं वो इन नॉर्मल्स के ऊपर है, तो मैं सब कुछ सेलेक्ट करूँगा एंड नॉर्मल्स को ना रिकैलकुलेट करने के लिए आप या तो F3 प्रेस कर सकते हो। ब्लेंडर के अंदर F3 यूनिवर्सल शॉर्टकट है, तो जो चीज़ करनी है F3 प्रेस किया। हम लिखेंगे रिकैलकुलेट, या कुछ नाम और होगा। एक मिनट, हाँ रिकैलकुलेट नॉर्मल ही है इसका। चलो अभी के लिए मैं शिफ्ट एन प्रेस कर रहा हूँ। ओके, शिफ्ट एन से क्या होगा ना कि ये रिकैलकुलेट हो जाएंगी। बट रिकैलकुलेट होने के बाद भी यहाँ पर फिर भी कुछ गड़बड़ है। काफ़ी हद तक ठीक हो गए हैं, बट अभी भी कुछ गड़बड़ है। ये एक्चुअली जब हमने मर्ज किया था ना, उस वजह से कुछ इश्यूज़ आ गए हैं। तो मैं एडिट मोड में सब कुछ सिलेक्ट करूँगा, एम की प्रेस करूँगा, एक बार फिर से मर्ज बाय डिस्टेंस करूँगा। थोड़ा सा ना ये बढ़ा के देख लेते हैं। मुझे लग रहा है थोड़ी सी डुप्लीकेट्स और रह गए होंगे, उसकी वजह से हो रहा है। सब कुछ सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट एन प्रेस करूँगा। हाँ, थोड़े और डुप्लीकेट्स रह गए थे ना, उस वजह से हो रहा था, ठीक है। तो मैंने एम की प्रेस करके ना पहले मर्ज बाय डिस्टेंस थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया। हाँ, इसको बढ़ाने से क्या होगा कि अगर कोई एक पॉइंट यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, इतना दूर होगा तो भी वो मर्ज हो जाएंगे बेसिकली। वो डिस्टेंस ये चीज़ बताता है, ठीक है, कि दो पॉइंट्स कितने दूर होने चाहिए तब हम उनको मर्ज करेंगे। तो मैंने थोड़ा डिस्टेंस और बढ़ा दिया था, उसके बाद मैंने शिफ्ट एन प्रेस किया था। तो अब ये फिक्स हो गया। अब ये हमें ब्लू में दिख रहा है, ब्लू में दिख रहा है मतलब बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ओके। अभी ये ऑब्जेक्ट की ना मैं वायर फ्रेम देख रहा हूँ, मैं यहाँ से हाइड भी कर सकता हूँ वायर फ्रेम। अभी एक बार डेसिमेट चला के देखते हैं। हाँ देखो, अब अभी आपको बिल्कुल ठीक दिखेगा, ठीक है। अभी क्या है ना, 1 मतलब 100%। अगर मैं इसकी वर्टिसेस को 20% भी कर दूंगा, यानी कि 0.2 कर दूंगा, तभी भी विजुअली कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, ठीक है। बट 1 लाख से घट करके अभी पॉइंट्स हमारे सिर्फ 23,000 बचे हैं। तो ये डेसिमेट करता है, मतलब ज्योमेट्री को ऑप्टिमाइज़ कर देता है
बिना विजुअल चेंजेस के, है ना। तो 0.2 से कम करेंगे तो हमें डिफरेंस दिखना लग पड़ेगा। यहाँ पर अगर मैं 0.1 करूँगा तो थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा लग रहा है हमें यहाँ पर, थोड़ा सा स्विच हो रहा है। और 0.2 से 1 करूँगा तो इतना नहीं हो रहा है, ठीक है। जी। तो मैं 0.2 पर रख के ना इसको अप्लाई कर दूँगा। हम्म। अरे ये अप्लाई भी नहीं होगा बिना शेप की इसके। मतलब हमने शेप कीज़ रखी है ना, तो अभी अप्लाई भी नहीं होगा। इसका फिर एक अल्टरनेट सॉल्यूशन है, हम इन शेप कीज़ को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। चलो वो बाद में देखते हैं फिर, अभी के लिए इसको लगे रहने देते हैं। अब मैं एक बार बूलियन मॉडिफायर ले लेता हूँ, ठीक है। इसको सिलेक्ट करूँगा, इसको हाइड करूँ। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एच की प्रेस करके उसको हाइड कर सकते हैं। अच्छा। अभी भी थोड़ा स्लो ही चल रहा है वैसे। ठीक है, तो बूलियन मॉडिफायर अभी इतना काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जब तक ये अप्लाई नहीं होगा ना तब तक ये उतना इफ़ेक्टिव नहीं रहेगी, ठीक है। क्योंकि ये भी अभी एक्चुअली कैलकुलेट हुई हो रहा है, ये भी कैलकुलेट हो रहा है। जब हम इसको अप्लाई कर देंगे तो ये कैलकुलेट होना बंद हो जाएगा। तो अभी के लिए बूलियन वाले को रहने देते हैं, और बाकी सेम प्रोसेस हमें बाकी में भी करनी है, ठीक है। तो वो तो आई थिंक आपको पता लग ही गया है, एक आधे में शायद हम करके देख लेंगे। तो मैं सी प्रेस, अब मैं जल्दी जल्दी करूँगा, ठीक है। मैं सी प्रेस कर रहा हूँ, सी से कलेक्शन बन जाएगी, या आप ये बटन यूज़ कर लेना। इसको सिलेक्ट करेंगे, देन हमें ना इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का ना काफ़ी ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, तो हमें बार बार यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप F4 प्रेस करोगे तो हमारे पास वही मेनू ओपन हो जाता है। देन इंपोर्ट FBX, एंड जैसे ये बैलून ले लिया, सबको सिलेक्ट किया, इंपोर्ट XPF, कलेक्शन को सिलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक शेप कीज़ बना देंगे, अरेंज भी कर देंगे। अरेंज करने के लिए हमें पहले तो सारी कलेक्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, फर्स्ट वाली को लास्ट में सिलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को, ठीक है। हाँ, सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट वाले को लास्ट में सिलेक्ट करेंगे, शेप कीज़ में जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे एंड ज्वाइन एज शेप कर देंगे। बाकी ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर देंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे, अरेंज शेप कीज़ के ऊपर करेंगे, ऑटोमेटिक हो गया। एंड एनिमेट शेप कीज़, तो ये भी ऑटोमेटिक हो गया। बड़ा मस्त प्लगइन है। हाँ, वैसे थोड़ा मैनुअली वर्क काफ़ी ज़्यादा था ना। एक्चुअली जब मैंने एनिमेशन बनाया था ना, तब मैंने थोड़ा मैनुअल वर्क ज़्यादा किया था, क्योंकि तब मेरे से प्लगइन अच्छा। बन नहीं रहा था। बट सर ने कहा था कि जैसे एक बार जैसे ऐसे ट्यूटोरियल बनाने के लिए ना, तो फिर मैंने बोला जैसे ऐसे करेंगे तो काफ़ी, एक तो कन्फ्यूजिंग होगा, गलती ज़रूर हो जाएगी, क्योंकि इसमें हर फ्रेम में ना इसको 0 0 करना पड़ रहा था हमें, तो उस वजह से गलती होने के चांसेस काफ़ी थे। तो जैसा अभी अगर आप इसको हाइड करेंगे आर्टरी को, अच्छा, हाँ एंड बलून को एनिमेट कर दीजिए। हाँ, ये कर दिया, बट ये वाला थोड़ा इजी है। देखो इसमें क्या है ना, ये थोड़ा इजी इसलिए क्योंकि इसकी ज्योमेट्री काफ़ी सिंपल है, ठीक है। तो इसको डिलीट करना काफ़ी ज़्यादा इजी है। जैसे हम मॉडिफायर तो अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं ना, इसको जैसे मैंने कर दिया है, इसमें हम वो कटआउट वगैरह करके नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं। बट क्योंकि ये ज्योमेट्री काफ़ी सिंपल है ना, तो मैं अल्ट क्लिक करूँगा तो पूरा का पूरा लूप सेलेक्ट हो जाएगा, ओके। देन मैं अगर एच की प्रेस करूँगा तो ये हाइड हो जाएगा। मैं डिलीट भी कर सकता था, बट अभी के लिए मैं एच की प्रेस कर रहा हूँ। 2-3 चीज़ें मैं यहाँ पर और बता रहा हूँ। ऐसे मैं नीचे से भी सिलेक्ट करूँगा, एच की प्रेस करके इसको भी हाइड कर दूँगा। अभी मैंने क्या किया ना कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ना, अभी 2 पार्ट्स हो गए। तो मैं एल की प्रेस करके एक पार्ट को सिलेक्ट कर सकता हूँ, जिस भी पार्ट के ऊपर मैं होवर करूँगा, एंड मैं एक्स की प्रेस करके उस पार्ट को डिलीट कर सकता हूँ। देन
जो हिडन वर्टिसेस मैंने अभी हाइड करी थी उनको अनहाइड करने के लिए Alt+H प्रेस करूँगा, H से हाइड एंड Alt+H से अनहाइड। तो इसमें ये काफ़ी ज़्यादा इजी था, जैसे सीधी सीधी थी ना, हम सिलेक्शन इजीली कर सकते थे। तो ये कट हो गया। और बट इसके ऊपर भी अभी वो इशू हो गया है। खैर इसके अंदर सोल्व करना वो इजी है। और इसके अंदर अगर हम मैं उंडो कर रहा हूँ, इसके अंदर अगर हम बूलियन ऑपरेशंस लगाएंगे ना तो वो काफ़ी फास्ट होगा एज़ कम्पेयर टू वो दूसरे वाले, क्योंकि इसके अंदर देखो सिर्फ 7,000 पॉइंट्स हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बूलियन ऑपरेशन यहाँ पर लगा दूँगा डिफरेंस का, इसको हाइड कर दूँगा, तो ये काफ़ी मतलब ठीक ठाक लग जाएगा, फास्ट ही। ठीक है। हाँ, तो वैसा चीज़ है। या एक चीज, अच्छा एक सॉल्यूशन और है पॉइंट्स को डिक्रीज़ करने का। एडिट मोड के अंदर है वो। अरे हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया। एक्चुअली मैं भूल गया था आपको बताना। ये जो हम ऑप्टिमाइज़ कर रहे थे ना यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को, और हम डेसिमेट लगा रहे थे, बट हम डेसिमेट अप्लाई नहीं कर सकते थे, है ना। मॉडिफायर को अप्लाई नहीं कर सकते थे। बट ना डेसिमेट हम एडिट मोड के अंदर भी लगा सकते हैं। ये मैं थोड़ा मुझे ध्यान नहीं रहा था, तो मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। हम डायरेक्टली एडिट मोड के अंदर लगा सकते हैं और वो अप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, सारे पॉइंट्स को सिलेक्ट करूँगा, मैश, एंड यहाँ पर होगा कहीं ना कहीं डेसिमेट। वर्टिसेस के अंदर होगा क्या? अच्छा वो मैश, हाँ याद आ गया, वो मैश के अंदर है। मैश के अंदर एक ऑप्शन है क्लीन अप का। ओके, मतलब कुछ भी कुछ क्लीन करना होगा तो देन यहाँ पर है डेसिमेट ज्योमेट्री, यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर मैं 0.2 करूँगा तो विजुअली कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बस ज्योमेट्री कम हो जाएगी। तो ये हमने 20% कर दी है अभी, तो ये विजुअली कोई चेंजेस नहीं आए हैं। अभी मैं एडिट मोड से बाहर निकलूँगा, इसको अभी प्ले करूँगा ना तो थोड़ा और फास्ट प्ले होगा। हाँ, क्योंकि हमने काफ़ी अब इसके अंदर अगर मैं बूलियन अप्लाई करूँगा तो वो ठीक ठाक चल जाएगा, मतलब इतना चल जाएगा कि प्लेबल हो जाएगा हमारा। तो आप इस तरह से भी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं डायरेक्ट एडिट मोड के अंदर ज्योमेट्री को क्लीन करके। तो देखो अब ठीक ठाक मतलब स्पीड दे रहे हैं। ओके, बस इसमें अब थोड़ा सा चैलेंजिंग हमारे पास यही रहेगा ना कि हमें एक ऐसी शेप बनानी पड़ेगी जो इक्वली ऐसे कर जाए। ठीक है, उसका भी एक सोल्यूशन है। वैसे अभी मैं 2 ऑब्जेक्ट्स के साथ करके दिखाता हूँ। एक हमारे पास ये वाला है और एक ये वाला है। सबसे पहले ना हम इन ऑब्जेक्ट्स को रोटेट ही कर लेंगे, मतलब फ्रंट व्यू में और टॉप व्यू में ना अपने हिसाब से रोटेट कर लेंगे। मतलब और टॉप व्यू से भी हम इसको स्ट्रेट लाइन में रख लेंगे, इस व्यू से भी हम इसको स्ट्रेट में लाइन में रख लेंगे, ताकि हम जो नया ऑब्जेक्ट बनाए ना तो उसको कटआउट वगैरह क्रिएट करना ईजी रहे। बट जब सारे बन जाएंगे ना तो सभी को सेलेक्ट करके हम आर अगर प्रेस करेंगे तो हम कर पाएंगे। ओके, बट यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है। देखो ये रियल वर्ड डाटा है ना, तो ओरिजिन पॉइंट इसका यहाँ पर चला गया है। ठीक है, तो हम एक तो ये कर सकते थे कि राइट क्लिक करके सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री। ठीक है, अपनी अपनी ज्योमेट्री के पास आ जाएगा इससे ओरिजिन। और अब हम रोटेट कर सकते हैं काफ़ी ईजिली। तो इसको भी मैंने काइंड ऑफ स्ट्रेट लाइन में बना दिया। टॉप व्यू से भी मैं इसको इस तरह से स्ट्रेट लाइन में बना दूंगा, फ्रंट भी और साइड से तो ये स्ट्रेट में ही है। अब फ़ायदा क्या है कि मैं ईज़िली एक ज्योमेट्री बना सकता हूँ, वैसे मॉडल कर सकता हूँ। तो मैं अगर जैसे एक क्यूब ले लूँगा, इसको स्केल करूँगा, एडिट मोड में जाऊँगा, हाँ, क्योंकि अब मुझे दो साइड से इतना परफेक्टली मैच करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, हाँ देखो अभी मुझे सिर्फ एक ही साइड से ज़रूरत पड़ी,
बाकी मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ओवरलैप कर दूंगा क्योंकि हमने पहले इसको रोटेट करके रख लिया है। अभी मैं इसको हाइड कर दूंगा यहाँ से। आप डायरेक्टली ना यहाँ से पिकअप लेकर के यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो, तो डायरेक्टली यहाँ से भी हो जाएगा। तो अब ज़्यादा इजी है इसको एनिमेट करना। मैं प्ले करूँगा तो थोड़ा अच्छा। ठीक ठाक ऑप्टिमाइज ही रहेगा। अभी हम एग्जैक्ट मोड में चला रहे हैं ना, तो एग्जैक्ट मोड स्लो होता है बेसिकली, तो हम फास्ट मोड में चला के देख लेते हैं। तो पहले से फास्ट हो गया। तो वैसे हम सभी ऑब्जेक्ट्स के साथ करते हैं, जैसे इसको भी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर भी बूलियन ले लेंगे, फास्ट में एक बार चेक कर लेंगे, फील्ड टू सेट वैल्यू ओके मैनुअली कर दिया मैंने। ओके तो वैसे ही हमने किया था। और बाकी फिर कैमरा वगैरह लाइट, अभी देखो इसमें क्या हो रहा है ना, जो फर्स्ट वाला मेथड है उसमें कई बार ग्लिचेस काफ़ी आ जाते हैं। देखना भी बीच में आएंगे, मैं पोज कर दूँगा। यहाँ पर फास्ट वाला मेथड काम नहीं कर पा रहा है इस कंडीशन में, है ना, तो यहाँ पर सब गड़बड़ कर दिया इसने। तो उस कंडीशन में ना हमें जैसे सोल्वर ऑप्शन में जा कर के पहले हम वैल्यू चेंज करके देख लेंगे थोड़ी सी, जैसे ज़ीरो कर देता हूँ यहाँ पर मैं, तो ज़ीरो से भी नहीं हुआ, एक तो बढ़ा के देखते हैं। नहीं हो पा रहा है इसमें। अच्छा यहाँ पर हो गया, कोई ना कोई एक ऐसा सोल्वर होगा जिसमें ये ठीक हो जाएगा। हाँ अच्छा, मैं इस ऑब्जेक्ट को इसको मॉडिफाई करूँगा। इसके सोल्वर ऑप्शन में कोई ना कोई एक ऐसी वैल्यू होगी ना जिसमें ये ठीक काम करेगा। ये थोड़ा सा एक तरह से बोरिंग पार्ट, ये थोड़ा एडवांस रख लो। अगर मैं ज़ीरो करूँगा ना तो शायद ठीक ही लगेगा। अब मैं फर्स्ट फ्रेम से एक बार प्ले करके देख ले लूँ। मैं इसको ज़ीरो कर रहा हूँ, सोल्वर ऑप्शन जो है। अभी एक बार प्ले करके देख लूँगा। आई थिंक ज़ीरो में ये काफ़ी हद तक ठीक चल जाता है। हाँ ज़ीरो में ठीक हो गया। इन केस अगर ठीक नहीं होता ना तो मुझे क्या करना पड़ता, मुझे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके ना थोड़ा वो और एडवांस हो जाता कि मैं इसको भी एनिमेट कर देता। लेट से इस फ्रेम में ये यहाँ पर काम नहीं कर पा रहा है, तो मैं यहाँ पर एनिमेशन डाटा ले करके इसको ऑन कर देता एंड इसको जहाँ पर मतलब ठीक हो जा रहा है वो वैल्यू सेलेक्ट कर लेता। ओके तो ये थोड़ा सा जैसे बोरिंग या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कई बार यहाँ पर ना, बट बेसिकली अभी ज़ीरो से काम हमारा बन जा रहा है। ओके तो ये चीज़ है। ऐसे ही ना हमने सारे के साथ एनिमेशन क्रिएट किया था। ओके उसके बाद हम क्या करें, मैं आपको एक, हमने पार्टिकल्स के बारे में देखा है ब्लेंडर के अंदर क्या? पार्टिकल? हाँ चलो वही देख लेते हैं फिर आज ना थोड़ी देर। इसके बारे में पता चल गया ना आपको? अभी इसमें और कुछ भी नहीं है, जैसे है ना, जैसे दो के साथ किया है ना वैसे बाकी और पांच जो भी बची, चार वैसे कर लेंगे हम। ओके मैं ट्राई करता हूँ। हाँ इसमें शायद बूलियन वगैरह अप्लाई करने में थोड़ा सा इशू आएगा। चलो देख लेना, कोई आएगा ना इशू तो मुझे बता देना। ओके ठीक इसको मैं सेव कर ले रहा हूँ। और थोड़ा सा आपको पार्टिकल्स, जैसे ब्लेंडर के अंदर हम फिज़िक्स वगैरह भी कर सकते हैं, जैसे फिर आप ये प्लगइन भेज दीजिए। ओके प्लगइन इंस्टॉल आपको ना पता यहाँ पर एडिट प्रेफरेंसेस एंड इंस्टॉल से हो जाएगा। एड-ऑन्स ठीक है। चलो चैट जीपीटी किसी काम तो आई। हाँ मैं देख रहा था कैसे इसको। ओके चलो तो, है आपके पास टाइम अभी? जी 10 मिनट है। हेलो जी 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 ओके सो
सो थोड़ा सा पार्टिकल्स का देख लेते हैं। मैं यहाँ पर ना कोई भी प्लेन जैसे ले रहा हूँ। आप कहीं से भी ना पार्टिकल्स इमिट कर सकते हो। जैसे कोई भी आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, जैसे मैंने यही ऑब्जेक्ट ले लिया है। ब्लेंडर के अंदर ना अगर आप यहाँ पर जाओगे, ये पार्टिकल्स जैसा दिख रहा होगा इमिट होता हुआ, यहाँ पर क्लिक करोगे एंड प्लस के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो बस सिर्फ इतना करने से हमारे ऑलरेडी पार्टिकल्स बन गए हैं। अभी अगर मैं स्पेस बार प्रेस करूँगा तो ये पार्टिकल्स जैसे गिर रहे हैं। एक सेकंड फिर से देख सकते हैं? हाँ सॉरी, फिर हाँ से देखो। श्योर। जैसे कोई भी आपने अभी ऑब्जेक्ट्स, व्हाट आर वी एग्जैक्टली? क्या लाइक क्या एम है? जैसे हमें मैं आपको अभी तो जैसे रैंडम ही बता रहा हूँ ना। जैसे अच्छा, जैसे चिमनी से जैसे धुआं वगैरह निकालना है या कुछ ऐसी चीज़ सिमुलेशन की तरह जैसे ओके। कुछ करना होगा, तो हम जैसे मैं कोई फॉलो नहीं कर रहा हूँ कोई मॉडल प्रोसेस ना, जस्ट इन जनरल बता रहा हूँ। ओके, ओके। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके ना, देन यहाँ पर पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ में जा कर के अगर प्लस के ऊपर क्लिक करोगे तो हमारे पास कुछ एक पार्टिकल सिस्टम आ जाएगा। मतलब इस ऑब्जेक्ट से कुछ पार्टिकल्स गिरते रहेंगे। अब मैं ओके। स्पेस बार अगर प्रेस करूँगा तो ये पार्टिकल्स जैसे गिर रहे हैं, है हम्म। ना। इन पार्टिकल्स की जगह आप कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी आपको चाहिए होगा, लेट्स से मुझे इनकी जगह क्यूब्स को गिराना है, ठीक है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। देन यहाँ पर रेंडर टैब में जा कर के ना, रेंडर एज होलो की जगह रेंडर एज ऑब्जेक्ट करूँगा। एंड लेट्स से ऑब्जेक्ट हम यही वाला क्यूब ले लेते हैं। तो अभी एक्चुअल में ये क्यूब्स गिर रहे हैं खूब सारे। इसका साइज़ यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे तो ये इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, जैसे धुआं वगैरह निकालना हो या कुछ भी सिमुलेशंस करानी हो, ऊपर से कुछ भी गिर रहा हो, बाल्स वगैरह ना, तो इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके ना देन आप फोर्स फील्ड भी यहाँ पर ले सकते हो। जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो नीचे यहाँ पर है फील्ड वेट्स, तो आप ग्रेविटी कम या ज़्यादा कर सकते हो। जैसे ग्रेविटी कम करोगे तो अभी पहले ऊपर है ना, तो वो पूरा चीज़ है। उसके बाद थोड़ी सी बेसिक सेटिंग बता देता हूँ मैं यहाँ पर। एक तो ये है कि लाइफ टाइम कितना रहेगा। यहाँ पर 50 लिखा है ना, तो हर पार्टिकल का लाइफ टाइम 50 फ्रेम्स तक रहेगा। उसके बाद नए पार्टिकल्स आते जाएंगे, पुराने वाले डिलीट होते जाएंगे। मतलब जैसे अभी मैं कम कर रहा हूँ, यहाँ पर 5 कर रहा हूँ, 5 ज़्यादा कम हो गए। तो जैसे 10 फ्रेम्स हो रहे हैं, पुराने वाले डिलीट हो जा रहे हैं, नए वाले जैसे आ जा रहे हैं। तो इसके नीचे गिरने से पहले ये डिलीट हो जा रहे हैं। बट आपके केस में आई गेस आपको 3D प्रिंटिंग के ऊपर भी थोड़ा आप कल को चल के जैसे मॉडल क्या करोगे, जैसे प्रोजेक्ट्स में शिप्स वगैरह का रहेगा आपका कुछ वर्क, है ना। हाँ, मतलब शायद गैस टर्बाइन मॉडल कर सकते हैं, जो फ्लूइड का फ्लो होगा उसमें, या फ्यूल का। अच्छा अच्छा। तो इसमें एक्चुअली ब्लेंडर के अंदर हम आप फायर सिमुलेशन, लिक्विड सिमुलेशन सब कुछ कर सकते हो। वैसा वैसा भी है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, अभी मैं आपको ना जैसे अभी तो हमने देख लेता हूँ, मैं आपको 2-4 चीज़ें रैंडम बता दे रहा हूँ। बाकी फिर हम है ना बाद में देखते हैं। तो जैसे मैं ऑब्जेक्ट में जा कर के क्विक इफ़ेक्ट्स में जा कर के, जैसे क्विक लिक्विड है, क्विक स्मोक है, जैसे मैं क्विक स्मोक, अच्छा एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा उसके लिए। ऑब्जेक्ट, क्विक इफ़ेक्ट्स एंड क्विक स्मोक, तो ये कुछ ऑटोमेटिक सेटअप बन जाता है। देन फर्स्ट फ्रेम से अगर आप एनिमेट करोगे, जैसे स्मोक एनिमेट हो रही है। अच्छा। मतलब आप रेंडर वेंडर मतलब वो सब सेट करके आप रियलिस्टिक कर सकते हो। देन हम वाटर सिमुलेशंस वगैरह वो सब भी कर सकते हैं ब्लेंडर के अंदर। ओके, जैसे क्विक लिक्विड मैंने सेलेक्ट किया, तो क्विक वाटर इफेक्ट जो भी स्प्लैशेस वगैरह जो रियल में रहेंगे, वो भी आप कर सकते हो। आई गेस जो जो चीज़ें आपको यूज़ होंगी ना अभी आगे चल के, हम वही देखेंगे ज़्यादातर ना। ठीक है।
आपके प्रोजेक्ट्स कैसे कैसे रहते हैं जैसे? जैसे डिपेंड्स, मतलब तरह-तरह के हो सकते हैं। हाँ, अच्छा। अ, आपको कुछ मॉडलिंग करना होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी स्पेसिफ़िक जेट इंजन साइकिल का, हाँ, अच्छा। तो अलग-अलग शायद कंडीशंस या फिर अलग-अलग इंजन वेरिएंट्स, तो कैसा फ्लो होगा, कूलिंग चैनल्स कैसे होंगे। हाँ, अच्छा, अच्छा। अम, वो तो फिर आपको आगे चल के ही पता चलेगा ना, है ना, कितना यूज़ है आपके हाँ, केस में 3D का उससे, एग्ज़ैक्ट है ना? एग्ज़ैक्ट यूज़ केस तभी। हाँ, तो ठीक है, आज के लिए काफ़ी हमने किया ऑलरेडी, मैं भूल रहा हूँ कि शुरू हाँ, में क्या किया था। एनिमेशन वाला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो। हाँ, तो मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा-सा, अ, आपने प्लगइन भेज तो दिया, तो ठीक है, मैं वीडियो थोड़ा-सा भी सेंड कर देख, देता हूँ ना अभी। ठीक है, मैं कल फिर एक्चुअली ये मैंने ट्राई गलत करता हूँ। प्लेलिस्ट में डाल दिया था वो। हाँ, हाँ, ओके। हाँ, ठीक है, तो बाकी फिर हम कल कंटिन्यू करते हैं, है ना? हाँ जी, बाकी कर सकते हैं। ओके। ओके। ठीक है, थैंक ओके। यू। ओके, वेलकम।